बोलने का सलीका हो तो पत्थर बोले, नहीं तो तू कौन है तुझसे कौन क्यों बोले। अगर खुदा है वो तो कह देना दूर रहे मुझसे, अगर खुदा है वो तो कह देना दूर रहे मुझसे, मेरे पास आए तो इंसान बन के बोले। नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ जज्बात के शो में, और जज्बात में हम कई नई नई शख्सियत को लेकर के आते हैं। आज हम मौजूद हैं एक नई शख्सियत को लेकर के, जिसकी पहचान की मुझे जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कविता सीत मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ कविता सीत मैम के बेटे मौजूद हैं, कनिष्क कुमार जी, करती हैं बरेली से आपके एजुकेशन में, फिर आप दिल्ली आई हैं और मास्टर भी आपने शादी के बाद किया है, जब आपके बच्चे हो गए उसके बाद आपने साइड किया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, बरेली में जब आप थी तो और दिल्ली या फिर मुंबई गई तो क्या डिफरेंस लगा, और वो गाना जो मोरे पिया क्या किसी सिटी से टच करता है क्या, ऐसा कुछ है? मुझे लगता है मोरा पिया मुझे बोलत नहीं जो सॉन्ग क्या वो हर हिंदुस्तानी हर औरत की कहानी है, वो उसको बयां करती है, शायद इसीलिए बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ लोगों के साथ। और कोई भी गाना यदि वो सोलफुल तरीके से गाया जाता है तो वो किसी देश का स्पेसिफिक कोई जुबान का गाना नहीं होता है, वो एक म्यूज़िक होता है, वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज होता है। इसीलिए हम लोग दुनिया के कोई भी म्यूज़िक जब सुनते हैं कई बार जुबान समझ में भी नहीं आती, लेकिन उस उतना सोलफुल होता है तो बस अच्छा लगता है, छू जाता है दिल को। तो उसी तरीके से शायद मोरा पिया जो सॉन्ग है वो बस छू गया दिल को और लोग पसंद करें। मैं अपनी शुरुआत बरेली की दरगाह से की है, वहाँ पे आपने गाया, उसके बाद आपको कॉन्सर्ट्स मिलने शुरू हो गए। क्या आपको दोबारा जब आप मुंबई आके शिफ्ट हो गई मौका मिला बरेली की दरगाह विजिट करने का? मैं वहाँ जाती रहती हूँ बरेली से, तो वहाँ मेरी पैदाइश रही है, तो वहाँ से तो एक बहुत जड़े जो हैं वो वहीं से हैं, तो अक्सर मैं वहाँ जाती हूँ। इवन उस दरगाह पे जाती हूँ, वहाँ के जो पीर हैं शबो मियाँ साहब, उनसे भी मुलाकात होती रहती है और काफ़ी कुछ उनसे जो ये ट्रेडिशन है वो सुनती हूँ, सीखती हूँ। तो स्टिल एक लर्निंग प्रोसेस है, वो तो जारी है। लेकिन हाँ, काफ़ी डिफरेंस जो देखा मैंने बरेली से दिल्ली से जो बॉम्बे। दिल्ली में कहूँगी कि आफ्टर मैरिज आफ्टर किड्स मैंने अपना जो एक प्रोफेशनल करियर था वो शुरू किया। वो मेरा एक लर्निंग पीरियड रहा दिल्ली में कि हाउ टू गो प्रोफेशनल इन दिस लाइन। और जब शायद मैं तैयार हो गई थी उसके लिए, उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई 10 साल पहले। और मुझे लगता है कि एक जो भी उसको बोलते हैं कि वहाँ इंडस्ट्री है, मंडी है बॉम्बे में, और जो प्यार मुझे सब जगह कर प्रोग्राम देने के बाद जितना प्यार जितना रिस्पेक्ट बॉम्बे सिटी ने दिया, दैट इज हैट्स ऑफ टू बॉम्बे पीपल। पहला आपको सॉन्ग दिल्ली से मिला, तो दिल्ली का क्रेडिट नहीं है? दिल्ली का क्रेडिट है, मैं बोल रही हूँ दिल्ली से मैं लर्न करती रही। बरेली में तो सीखा प्रोफेशनली म्यूज़िक को कैसे लेकर के जाया, वो मैंने दिल्ली में सीखा। क्लासिकल ट्रेनिंग ली मैंने, म्यूज़िक में एमए भी दिल्ली में किया, हिंदी लिटरेचर में एमए दिल्ली में किया, साथ में आपको बिल्कुल भी सीख रहे हैं। जी वो सब चीज़ें करती गई, दिल्ली में बहुत कुछ मिला। उसके बाद ये था कि फिर अब उड़ान भरनी थी, तो उसके लिए बॉम्बे वॉज द राइट प्लेस। देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड वाकई बहुत बेहतरीन शहर। क्लासिकल सॉन्ग भी गाती हैं, बॉलीवुड भी गाती हैं, ज़्यादा कौन आपके दिल को छूता है? ऑब्वियसली जो अपनी कंपोजिशन में जो अलग नशा है। फिल्मी सॉन्ग्स का मज़ा अब आने लगा है क्योंकि उससे फेम बहुत जल्दी मिल जाती है कि आप छोटा सा कुछ गाते हो वो इतने बड़े उस पे जाता है, और कोई भी सॉन्ग होता है और वो इतनी ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिल जाती है। तो अभी मैं फिल्मी म्यूज़िक भी पसंद करती हूँ, मज़ा ले रही हूँ। जी मज़ा ले रही हूँ, लेकिन बस शर्त ये है कि इसीलिए मेरे सॉन्ग बहुत कम है, लिमिटेड है, क्योंकि मेरी शर्त है कि शायद मेरा नाम कविता है, मुझे पोइट्री को लेके बहुत नाम है, लिखती नहीं हूँ, वो बस कमी रह गई, खुदा ने वो चीज़ मुझे नहीं दी, लिखती नहीं हूँ। कभी कभी टूटा फूटा कुछ लिख लिया, अदरवाइज मुझे यह है कि अच्छा कलाम गाना, अच्छी पोइट्री गानी, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। इसीलिए जितने भी अब तक गाने गाए हैं दे आर वेरी सेलेक्टेड एंड वेरी नाइस विद पोएटिक सेंस, जो भी गाया मैंने अब तक। मैम, आपने बहुत सारे कंपोजर आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके बेटे कनिष्क, उनके साथ काम करने का आपका कैसा अंदाज रहा, कैसा आपने फील किया और क्या डिफरेंस था? मुझे कई बार लगता है बाहर वालों के साथ काम करना आसान है क्योंकि वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी रिस्पेक्ट करता है, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो एक अलग फीलिंग होती है माँ बेटे वाली ना। मॉम यू आर रॉन्ग, मॉम ये ठीक करो, ये गलत है, आपको ये नहीं पता, मतलब डांट खा करके मैं गाना गाती हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लगेगा। ये तो है। आपको कविता मैम के साथ काम करके कैसा लगा? लाइक एज मदर तो आपके साथ हमेशा होती है, लेकिन डांट के आपने कैसे सिखाया मैम को, तो आप उस समय कैसा भी, क्योंकि 4 साल लगे आपको उसको ठीक ठाक करने में? सारी कॉम्पोजिशन इन्होंने ही की थी, एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर। मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर था, मतलब पूरी एल्बम म्यूजिकली डिजाइन की थी। तो
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला था इन 4 सालों में, क्योंकि प्रोजेक्ट ही ऐसा था कि हम सूफी और ट्रांस को फ्यूज़ कर रहे थे। तो ये अलग ही जॉनर्स हैं, बट अगर आप अलग अलग इन दोनों म्यूज़िक फॉर्म्स को सुने और ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक ट्रांस की स्टेट में ले जाता है, वो एक झूम में ले जाता है वो। मलंगी कलर। तो अगर आप अलग से सूफी म्यूजिक को भी सुने और ट्रांस म्यूजिक को भी सुने तो वो आपको एक ही स्टेट में ले जाता है। वो एक तरीके से कोइंसिडेंस था, मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं ऐसा या हम कुछ ऐसा कुछ करेंगे। इट जस्ट हैपेंड। बहुत ही एक एक सॉन्ग करके मैंने जस्ट एक गाना गाया, उस पे उन्होंने काम करना शुरू किया, जब एक अच्छा लगने लगा तो एक और लिया। तो ऐसे मतलब विदाउट एनी प्लानिंग वी स्टार्टेड एंड इस तरीके तो से नेक्स्ट एल्बम प्लान कर रहे सकता कुछ हैं, भी किस ऐसा कुछ आइडिया आ जाए अभी भी आ सकता है ऐसा आइडिया। आ सकता है। नाउ वी आर थिंकिंग व्हाटएवर वी आर डूइंग फॉर सिंगल्स, वी आर जो भी करेंगे। अब तो एल्बम्स का भी ट्रेंड खत्म हो रहा है, कुछ भी एक भी गाना कुछ अच्छा बनेगा तो डेफिनेटली हम लोग रिलीज करते जाएंगे। मैम कविता सेठ को लोग सिंगिंग के लिए जानते हैं, उनको आप आपके गानों के लिए जानते हैं। अगर कविता सेठ मैम की बात करें तो घर में कैसी होती हैं, और क्या क्या पसंद है गाने को छोड़ के, तो चीज़ें क्या होंगी? मुझे 2 ही चीज़ें पसंद है, खाना और गाना। खाना और गाना। मैं कहीं भी किसी भी सिटी में परफॉर्म करने के लिए जाती हूँ तो हमेशा वहाँ का लोकल फूड ट्राई करती हूँ। इवन घर में भी तरह तरह की चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। ये लोग पसंद करें ना करें, लेकिन ज़बरदस्ती बना बना के कुछ ना कुछ स्पेशल ट्राई करती रहती हूँ। हाँ, एक बार अभी डिनर पे बुलाया हुआ था कुछ फ्रेंड्स को, तो अमित त्रिवेदी एंड साउंड इंजीनियर्स वगैरह काफ़ी सारे लोग घर में थे। कुछ मन किया, मैंने कहा ये लोग तो नई डिश एक्सेप्ट नहीं करते हैं मेरी बनाई हुई। मैंने कुछ नया ट्राई किया था, पनीर की कोई डिश, पनीर एंड कॉर्न। वो मतलब तुक्के में बनी थी वो डिश। तो अमित की वाइफ बाद में नेक्स्ट डे फ़ोन करके मुझे वो पूछती हैं, कविता जी उसकी रेसिपी दीजिए, वो डिश बहुत अच्छी बनी थी, मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मैं भी बना के खिलाऊंगी। तो दैट वाज प्योर फन की कुछ नया ट्राई किया, वो अच्छा लगा लोगों को, मज़ा आता है। मैम अगर आपसे हम रिक्वेस्ट करें एक गाना हमारे लिए तो कौन सा गाना गाएंगे? मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, द्वार जिया के खोलत नाही, मोरा पिया मुझसे बोलत नाही। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा गाना था। मैम जो प्लान्स आ रहे हैं बहुत तकलीफ होती है, कुछ भी बुरा घटता है सोसाइटी में, तो मुझे यही लगता है कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन लोगों को सही प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, सही गलत की समझ हो, तो जिससे कि जो जिस लेवल पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनका लेवल थोड़ा घटेगा, कंपैरेटिवली कम होंगी वो सारे हरकतें। जो वो रेप केस की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो एक बहुत ज़्यादा उसको निर्भया केस जो हुआ था, उसके बाद से कंपैरेटिव आई थिंक कुछ डाउन हुआ होगा, लोग थोड़े से डरे होंगे। और बहुत गलत है औरतों के साथ इस तरीके से जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, या लिटरेसी को लेकर के। हाँ, सबका हक है एजुकेशन, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की, क्योंकि सही गलत हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारे लिए सही दिशा क्या है, उसकी समझ का हक सबको है। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हर इंसान का एक हक है, और वो ज़रूर उसको बिल्कुल होना चाहिए। और उसके यंग एसोसिएशन के मैम वॉलंटियर्स अपनी स्टडीज के साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए आपके बेस्ट विशेस क्या होंगे? बिल्कुल बहुत नेक काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है धीरे धीरे आपकी जो ये ताकत अभी 300 वॉलंटियर्स की है वो पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। और हम देखेंगे कुछ वक्त के बाद कि हिंदुस्तान में कोई भी जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो कोई भी इलिटरेट ना रह पाए, और आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो, और हर किसी को एजुकेशन का हक मिले। मैम आप हमारे शो में आई हम लोगों से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि कभी नेक्स्ट टाइम मुलाकात हो तो आपसे और भी बातें करें। ज़रूर। धन्यवाद मैम। नमस्कार।